हेलो एंड वेलकम ऑल। वेलकम टू द क्लास। आज हम फंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लेवल 2 के बारे में बात करेंगे। कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने लेवल 1 जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का उसके बारे में कुछ डिस्कशन करा था। आज जो हम बात करने वाले हैं ये लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे। लेवल 2 में मोस्टली वो सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये लेवल 1 से क्यों कितना अलग है, बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। कुछ एक नई-सी बातें होंगी, कुछ उनके एडजस्टमेंट्स होंगे, बस उनको हम थोड़ा-सा ध्यान दे कर के चलेंगे। बाकी जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज़ कल देखे थे, उसमें 2-3 और एडिशनल जर्नल एंट्रीज़ आएँगी, तो उसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे फ़ोकस के साथ देखें और ज़रूरत पड़े तो 1-2 बार इसको रिवाइंड करके भी देख लें, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें स्टेप्स कैसे-कैसे लेने हैं और उसके बाद कैसे जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है और साथ-साथ में उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है ट्रायल बैलेंस बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ, तो फिर हम कैसे उसमें बात करके चलेंगे। तो आज का फ़ोकस मेनली इसी कुछ पॉइंट्स पे रहेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये पार्ट 2 अभी हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं थोड़ा कल वाले कॉन्सेप्ट से, एक रिवीजन रहेगा दिमाग में तो फिर चीज़ें अच्छे तरह से समझ में आती हैं और ये प्रैक्टिकली हमेशा आप चीज़ों को जभी भी रिवाइज़ कर रहे होगे तो इस तरह से स्टार्ट करना कि थोड़ा-सा पीछे वाली चीज़ों को पहले रिकॉल कर लेना, उसके बाद फिर नया कोई टॉपिक आप स्टार्ट करना कि एक फ्लो बना हुआ रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो हमारा था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बेसिक जर्नल एंट्रीज़ क्या-क्या पास होती हैं। सबसे पहला, अगर हमें कोई फंड मिलता है, कोई ग्रांट मिलता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग फंड का एग्ज़ाम्पल ले लिया था। सेकंड, जब हम वो बिल्डिंग बना कर के कंप्लीट कर देंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग टू बैंक। और थर्ड, जब हमारी लायबिलिटी जो बिल्डिंग फंड के नाम पे आई थी, वो जब क्लियर ऑफ हो जाएगी, जब ये वाला जो फंड है, ये जो कंडीशन लगी हुई थी कि आपको इस फंड से बिल्डिंग ही खरीदनी है। जब हम बिल्डिंग खरीद लेंगे तो ये वाला फंड हमारा रिलीज़ हो जाएगा। तो रिलीज़ हो जाने के बाद फिर क्या जर्नल एंट्री बनती है और उसको हम बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाते हैं, ये हमने कल देख लिया था। इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए अब आज वाली बात हम थोड़े स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की बात में सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल से ही चलेंगे, क्योंकि अब ये प्योर प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो पूरा फ़ोकस यहाँ पे आपको रख कर चलना है। एक एनपीओ है जिसे ग्रांट मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकती है, प्राइवेट लोग भी ग्रांट दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ग्रांट कौन देगा। तो यहाँ पे हम दोनों को कवर करके चल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट देती है ग्रांट तब कैसे बात होगी, प्राइवेट कोई कंसर्न देती है तो कैसे बात होगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है 6 लाख का, प्राइवेट ग्रांट मिलता है 2 लाख का। हम क्या करते हैं, इस टोटल 8 लाख में से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आप अब लॉजिक पे थोड़ा-सा ध्यान देना कि आखिर ऐसा क्यों क्वेश्चन कह रहा है। आपको 8 लाख रुपए किसी ने दिए। आपको बोल रहा है कि आपको बिल्डिंग परचेज़ करनी है, तो जिस दिन आपको पैसे मिले सेम डेट तो आपको मिलेगा नहीं बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग सर्च करनी पड़ेगी, उसका प्राइस देखना होगा, लोकेशन देखना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितने दिन आपको इसमें लगेगा बिल्डिंग ढूँढने में, क्या वो पैसा आप एज़ इट इज़ रखे रहोगे या आप बैंक में डालोगे? ऑब्वियसली एक लॉजिकल बंदा क्या करेगा उस पैसे को ऐसे ही नॉर्मल छोड़ने से ज़्यादा बेटर है कि इन्वेस्ट कर दे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ इस क्वेश्चन में कि 8 लाख मिले थे, उसमें से हमने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो आएगा। तो यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था उस पे रिटर्न आ रहा है 40,000 का, ठीक है? अब हमें यहाँ पे आके पता चला कि एक बिल्डिंग हमें मिल गई है। 8 लाख में से जो हमने 5 लाख रुपए लगाए हुए थे, तो अब बिल्डिंग मिल गई है तो ये पैसा हमें वापस चाहिए होगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट जो हमने 5 लाख का करा हुआ था, जब हमने उसको सेल करा तो हमने 5,50,000 पे सेल करा। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप चाहोगे उसको प्रॉफिट पे सेल करना। तो हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5,50,000 में सेल कर दिया और एक्चुअल में हमारे पास बिल्डिंग कितने की आई? 5,75,000 की। तो ये एक स्ट्रक्चर है।
8 लाख मिलता है आपको, आप उसमें से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हो। उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या आता है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट को सेल कर देने पे क्या मिलता है आपको एडिशनल 50,000 और एक्चुअल में बिल्डिंग आपने कितने की परचेज़ कर ली 5,75,000 ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो जैसे जो हमने एंट्रीज़ कल देखी थी, सबसे पहले उनको डालते हैं और एक लॉजिकल प्रोसेस जर्नल एंट्रीज डालने का क्या होता है, जिस तरह से क्वेश्चन फ्लो में दिया हुआ है, उसी फ्लो में आप एंट्रीज डालते जाओ। कभी भी कोई एंट्री छूटेगी नहीं, कोई भी लेजर पोस्टिंग छूटेगा नहीं और बैलेंस शीट एग्ज़ैक्ट मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला, हमें 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है? तो पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 किस लिए मिल रहे हैं? बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग फंड। कितने पैसे मिल रहे हैं? 8 लाख। इसका नरेशन क्या जाएगा? बीइंग अमाउंट या ग्रांट रिसीव्ड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग सिंपल। यहाँ तक तो वो सारी बातें रही जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमने 5 लाख का एक एसेट भी परचेज करा है। तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी? हमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल जो हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करते हैं वही, अभी तक तो कुछ नया हमने देखा नहीं है यहाँ पे। 5 लाख बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने 40,000 का इनकम कमाया है उस इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट हमें देखने वाली बात है वो ये, एक लॉजिकल इंसान की तरह अब हमें सब कुछ सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे और यही बेस्ट प्रोसेस होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो, बात क्या हुई कि 8 लाख रुपए आपको मिले, उसमें से 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और उसपे 40,000 का रिटर्न आया। पहले क्या होता था कि ग्रांट मिला, उसको हमने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद उसपे हम रिटर्न लिए जा रहे हैं। और जब कभी भी ग्रांट देने वाला बंदा पूछता है कि भाई बिल्डिंग कब बनेगी, बिल्डिंग कब बनेगी, बिल्डिंग कब बनेगी? तो हमेशा हमारा रिप्लाई क्या होता था कि सर बिल्डिंग मिल नहीं रही है या बहुत महँगी मिल रही है या लोकेशन ठीक नहीं, कोई भी हम एक्स-वाई-ज़ेड एक्सक्यूज़ बनाते थे। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि लॉजिकल क्या प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है वो एनपीओ का होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है वो पार्ट ऑफ वो फंड ही होना चाहिए जिस पर्पस के लिए एक्चुअल में वो ग्रांट मिला था। अब यहाँ पे जैसे ये 40,000 है, ये 40,000 अगर एनपीओ के पॉकेट में चला जाएगा तो एनपीओ तो हमेशा ही चाहेगा कि भाई ये पैसा इन्वेस्टेड ही रहे। ना पैसा मेरा था नहीं लेकिन रिटर्न मेरा है। तो ये कभी भी ये बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती। ऑब्वियसली किसी को कोई पैसा आप दे रहे हो मैंने किसी को पैसा दिया, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके वो बोल रहा है कि भाई आपका काम तो हो ही नहीं पा रहा और मेरा जो पैसा उसने इन्वेस्ट करा था उसपे वो रिटर्न खाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस तो गलत है। तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने क्या कहा कि भाई ये जो आप रिटर्न कमाते हो इन्वेस्टमेंट पे, वो रिटर्न पार्ट ऑफ ओरिजिनल फंड ही होगा, वो बिल्डिंग फंड का ही पार्ट बनेगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक्सपर्ट्स ने बोला कि अगर आप ग्रांट के पैसा को यूज़ करके कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ करते हो और उसके बाद उस पर इन्वेस्टमेंट को आप सेल करते हो और सेल करने पे कुछ प्रॉफ़िट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 8 लाख में से 5 लाख इन्वेस्ट करा और उसके बाद 5 लाख को 5,50,000 में बेच दिया। तो ये जो 50,000 का यहाँ पे प्रॉफ़िट आपको दिख रहा है, ये प्रॉफ़िट किसका होगा? एनपीओ का होना चाहिए या ये प्रॉफ़िट बिल्डिंग फंड का ही पार्ट होना चाहिए? और ये जो 50,000 है उसको हम बिल्डिंग में ही यूज़ करें। लॉजिकल अप्रोच क्या है कि जो पैसा बिल्डिंग फंड के नाम पे मिला था, उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है, उस पे आपने किसी भी तरह का एडिशनल इनकम कमाया है,
वो सारा का सारा पैसा उस पर्टिकुलर फंड का ही पार्ट होना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग फंड का ही पार्ट होना चाहिए। कोई और दूसरे के अकाउंट में वो पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो अब इसको हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में अब लेकर चलते हैं। 2 एंट्रीज़ तो हमने कर दी, एक पैसा मिलने की, दूसरा इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने की। तीसरी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट पे इनकम आने की। थर्ड एंट्री, अब इंटरेस्ट इनकम आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। 2 बिल्डिंग फंड कितना है? 40,000 बीइंग अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब यहाँ तक आपको कोई भी डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए कि बैंक टू बिल्डिंग फंड हमने क्यों करा है। बिल्डिंग फंड यहाँ पे क्रेडिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ अज़्यूम करके नहीं चल रहे हैं, ये चीज़ हम ये फ़ॉलो कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट को कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई फंड मिला है, तो उस पैसे को आप चाहे जैसे भी यूज़ करो। अगर उसपे कोई भी आपको रिटर्न मिलता है, तो वो सारा का सारा पैसा ओरिजिनल फंड का ही पार्ट माना जाएगा, आपका पर्सनल इनकम वो नहीं होगा, ठीक है? अब 4th पार्ट में क्या कह रहा है कि 5,50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था, हमने उसको 5,50,000 में सेल कर दिया। तो सेल करेंगे, तो पैसे आएँगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने में बेच रहे हो आप? 5,50,000 में। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने का था? 5 लाख का, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफ़िट हो गया। तो ये जो आपका यहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा है, आप इसको लिख के काट देना और उसके बाद इसको लिखना बिल्डिंग फंड अकाउंट, 50,000, ठीक है? नरेशन आप यहाँ पे दे देना बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न्ड ऑफ 50,000, ठीक है? अब सबसे लास्ट पार्ट क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट था, फाइनली हमने बिल्डिंग कितने की परचेज़ कर ली है? 5,75,000 की। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एक्चुअल टोटल अमाउंट ऑफ फंड बिल्डिंग फंड आपके पास कितना था? मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप कंटिन्यूएशन में रखना। कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग फंड, ठीक है? सबसे पहला आपको 8 लाख रुपए मिले, ठीक है? उसमें से आपने 5 लाख सेल कर दिया लेकिन 40,000 रुपए अब आपको और मिले। उसके बाद आपको 50,000 और मिले, 8,90,000। अब इस 8,90,000 में से आपने 5,75,000 का एक्चुअल बिल्डिंग परचेज़ करा। आपका बिल्डिंग फंड कितना है? 8,90,000 का। आपने बिल्डिंग परचेज़ कितने की करी? और आपके पास क्लोजिंग बिल्डिंग फंड कितना का होना चाहिए अब? 3,15,000 का आपके पास क्लोजिंग बिल्डिंग फंड होना चाहिए। मतलब आपको जितना पैसा मिला था, आपको टोटल पैसा कितना मिला? 8,90,000 और आपने उसमें से बिल्डिंग कितने की अभी तक परचेज़ कर ली है? 5,75,000 की। तो अभी 3,15,000 आपको और बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो अब बस इसको हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में डाल देते हैं। 5th पार्ट, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड 5,75,000 being बिल्डिंग फंड रिलीज़, ठीक है? तो ये हमारा फ्लो होगा। फ्लो कैसे चलेगा? मैं एक बार यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूँ कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे। ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है?
उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट करा, उसके बाद हमने उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाया, उसके बाद हमने उस पे प्रॉफ़िट कमाए और उसके बाद हमने एक्चुअल बिल्डिंग में पैसे लगाए। ये क्वेश्चन का फ्लो था और इसी फ्लो में आपको जर्नल एंट्री भी पोस्ट करनी है। जैसे ही ये सारा फ्लो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को पढ़ते ही, कभी भी आपका जर्नल एंट्री छूटेगा ही नहीं और साथ-साथ में अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आप इसकी बैलेंस शीट में पोस्टिंग करके दिखाओ या कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड तो आप उसको बहुत ईज़िली प्रोसेस में आप उसको कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना ही लेते हैं। बैलेंस शीट, रुपीज़ रुपीज़ एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपने बिल्डिंग कितने की ली है? 5,75,000 ठीक है। आपके पास बिल्डिंग फंड के नाम पे कितना पैसा बच रहा है? 3,15,000 अब आपके पास जनरल फंड कितना का है? 5,75,000 और आपके पास बैंक कितने का है? 3,15,000 इन टोटल ये कितना हो जाएगा? 8,90,000 ये बैंक अब ये आपका एक तरह से समझ लो कि आपको आपका ये होमवर्क है कि आप ये 3,15,000 कैसे कैलकुलेट करते हो। अगर कैलकुलेशन करने में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि सर ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। मैं आपके लिए अलग से ये बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन करके दिखा दूँगा, सिंपल है। जो भी जर्नल एंट्रीज़ में बैंक का पार्ट दिया हुआ है, उन सबको आपस में आप लोग ऐड कर दो, एडजस्ट कर दो। ये 3,15,000 का फिगर निकल कर के आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्ज़ाम्पल के हेल्प से आपके जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स हैं, उनको आप टैकल कर सकोगे। बट मैं एक और लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊँगा, लेवल 3 के क्वेश्चन्स, उसमें थोड़े से और एडजस्टमेंट्स होंगे, जो मैं उसको कल पोस्ट करूँगा। तो अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल हो, तो उसको भी आप एक बार देख लेना कि उसके आगे कुछ भी आपको एग्ज़ाम में कभी भी आएगा ही नहीं। वैसे तो लेवल 2 जो मैं भी आपको आज के क्लास में करा रहा था, ये एक फाइनल लेवल आप लोगों के लिए है, लेकिन कुछ ऐड ऑन करना अगर आप चाहते हो, तो लेवल 3 के क्वेश्चन्स भी आप देख सकते हो, जो कि कल मैं पोस्ट करूँगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप ये नंबर रहने दो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, आप इस पे व्हाट्सएप डायरेक्टली डाल सकते हो या मेरा ये ईमेल आईडी है। आप इस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या थर्ड वे है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर ये चीज़ कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा कि उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको पोस्ट कर दूँ। तो स्टे ट्यून्ड सब्सक्राइब करके रखो चैनल को क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट होगा, एक नया चैप्टर का एक नया पार्ट हम कवर करते जाएँगे और आपकी रिवीज़न भी उस हिसाब से आराम से कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि जितने भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इस कोविड सिचुएशन में एक-दूसरे को सपोर्ट हम करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो अगर आपको लगता है ये वर्थ है इसमें, तो डेफ़िनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिन लोगों ने ऑब्वियसली उसको कंप्लीट कर लिया होगा उनका एक रिफ्रेशर हो जाएगा और जिनको ज़रूरत होगी वो उसको एक तरह से देख सकेंगे और उनको समझ में भी चीज़ें आ जाएँगी तो उनके लिए बेहतर है। सो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अभी आप पढ़ने पे फ़ोकस रखें क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। कब आएगा वो डेट फ़िक्स्ड नहीं है बट आने वाला तो है ही। और जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे बात करें, चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, रटाफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। कल एक नया वीडियो डालने वाला हूँ लेवल 3 के, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें और जो 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देख कर के अपने क्वेश्चंस को, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक होंगे, उन सब के क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।